हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि आपकी 10th क्लास है और 10th क्लास में हम लोग बेसिकली आपका नोट फॉर्म रूप में हम लोग आपका पढ़ रहे हैं पहला चैप्टर डेवलपमेंट एंड रिसोर्सेज। कुछ पोर्शन कल मैंने वहाँ से कंप्लीट कराया था, से इसको हम लोग आगे करेंगे। और जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ सभी बच्चों से कि सभी बच्चे कृपया समय पर अपनी क्लास में आइए। और दूसरी बात ये है कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो अपने अपने टीचर से 5 क्वेश्चन होमवर्क के रूप में लेके जा रहे हैं और घर पर जाकर उनको कर रहे हैं? कृपया हाथ खड़ा करें एक बार। कितने बच्चे हैं ऐसे? जी ऐसी बांध दिया, बहुत बढ़िया। और बच्चों ने नहीं किया? देखिए, अगर आप इस तरह से 5 क्वेश्चन भी करेंगे तो आप यकीन मानिए, अगर आपसे 10 दिन अगर ऐसा कर लेते हैं ना, आपको एक बहुत बड़ा जो है अपने अंदर ही डिजास्टिक चेंज वो आपको दिखाई देगा। आपको बदलाव खुद आपको महसूस होगा कि ये हमने जो काम शुरू किया है इसमें हमको बहुत खुशी हो रही है और हमारी जो छोटी-मोटी गलतियां थी वो भी हम लोग आपका दूर कर पा रहे हैं। ठीक है? तो हम लोग आगे बढ़ें क्लास की तरफ। इतने और स्कूल के बच्चे जो अभी तक नहीं आए हैं वो आपका बैठ जाएंगे। आगे चलें हम लोग। रेडी हैं? चलिए, चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड पर। बेसिकली कल हम लोग बात कर रहे थे, मैं आपको दिखा देता हूँ वापस। हमारा चैप्टर चल रहा था कल आपका सबसे पहले 10th क्लास का ज्योग्राफी सब्जेक्ट का पहला चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले रिसोर्सेज यानी कि जो आपके संसाधन हैं, संसाधन क्या है, हम उनको ही आपका समझने का प्रयास कर रहे थे कि आप किसको संसाधन कहते हैं। ठीक है? संसाधन को हमने पढ़ा कि आपके संसाधन होते हैं कैसे, जैसे आपका जल हो गया, वन हो गया, मिट्टी, एनिमल्स, ये सब रिसोर्सेज हैं जो टेक्निकली एक्सेसिबल हो, इकोनॉमिकली आपका फिजिबल हो और कल्चरली रूप से हम उनको एक्सेप्ट कर पाए। और परिभाषा के रूप में हमने देखा जो भी हमारे पर्यावरण में जो उपलब्ध चीजें हैं जिनका हम लोग यूज कर सकते हैं, आपका जिनसे हम आपका सेटिस्फाइंग हैं टेक्निकली रूप से, कल्चरली और इकोनॉमिकली, उनको हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, हम इन्हें कह सकते हैं कि आपका रिसोर्सेज है। अगर कोई भी रिसोर्सेज आपका है, उस रिसोर्सेज को अगर हम लोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से और इंस्टीट्यूशन के माध्यम से हम उसको आपका डेवलप कर पाए और ह्यूमन बीइंग यानी कि आज मानव के काम आ सके, तो एक प्रोसेस है कि टेक्निकली रूप से हम लोग क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को निकालते हैं और उनका इंस्टीट्यूशन यानी कि जो आपके संस्थान है, संस्थान का मतलब इसको फैक्ट्री से मान सकते हैं, बड़ी बड़ी जो आपकी इंडस्ट्री है उनसे मान सकते हैं, और उनमें हम लोग क्या करते हैं, उनको डेवलप करते हैं। क्लियर है? तो जितना भी आपका टेक्नोलॉजी है और नेचर है और इंस्टीट्यूशनल है, ये सब कैसे हैं, इंटरडिपेंडेंट है, यानी कि एक दूसरे पर अंतर्निर्भर करते हैं। अगर तकनीकी नहीं होगी तो हम क्या नहीं कर पाएंगे, नेचुरल रिसोर्सेज नहीं निकाल पाएंगे। और अगर हमने नेचुरल रिसोर्सेज निकाल भी लिए, अगर हमारे पास इंस्टीट्यूशनल नहीं होंगे, हम उनको डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो ये सारे कैसे हैं, एक दूसरे से आपका आपका कनेक्ट है। हमने कल बात करी थी आपका हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज का। तो हमने 4 प्रकार के हमने क्लासिफिकेशन को देखा। मेन यही 4 प्रकार हैं और इन 4 प्रकार में भी कुछ टाइप है इनके अंदर भी। क्लियर है? जैसे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन यानी कि उत्पत्ति के आधार पर हम लोग बात कर रहे थे। ऑन द बेसिस ऑफ एक्जुबिलिटी यानी कि इनके समाप्यता के आधार पर। फिर हमने बात की ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप यानी कि स्वामित्व के आधार पर। और हमने फोर्थ इसमें हम बात कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कोई रिसोर्सेज विकसित है, अविकसित है, कैसी कंडीशन में हमको मिला है, उसको हम लोग देख रहे थे। तो पहले वाले पर हम लोग बात कर रहे थे और इसमें सबसे पहले हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के आधार पर, यानी कि उत्पत्ति के आधार पर। 2 प्रकार का हमने पढ़ा, बायोटिक, अबायोटिक, यानी कि जैव और अजैव। आपने सुना है ना, जैव यानी कि जिन वस्तुओं में, जिन आपका रिसोर्सेस में आपका जीव होते हैं, यानी कि जो आपका, जिनमें हम कह सकते हैं जो आपका सजीव है, ऐसे मान सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, बायोटिक रिसोर्सेज। अबायोटिक रिसोर्सेज यानी कि जो आपके निर्जीव चीजें हैं, उनको हम अबायोटिक रिसोर्सेज के अंतर्गत काउंट करते हैं। ठीक, यह आपको पता होना चाहिए। तो इतना जो था कल हम इसमें आपका बहुत अच्छे से अपना सारी चीजों को इसमें देख चुके थे, एक एक करके बात भी कर चुके थे। क्लियर है? तो इसकी डेफिनेशन भी हमने आपका देख ली थी। जैसे हमने कुछ चीज देखा, प्लांट है, फिश है, एनिमल है, ह्यूमन बीइंग है, इनमें सब में क्या है, ये सब आपके सजीव हैं। सजीव हैं तो ये क्या है, आपका बायोटिक यानी कि जैव है।
तो द रिसोर्सेज विच ऑन ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर एंड कंटेन लाइफ फॉर आर कॉल्ड ऑफ, क्या कहेंगे, कॉल्ड बायोटिक रिसोर्सेज। तो ये क्या है, आपका बायोटिक रिसोर्सेज थे। अब इसका जो हम थोड़ा देखते हैं बायोटिक रिसोर्सेज की हम लोग इसमें बात करेंगे और थोड़ा सा इसको हम गौर करके देखेंगे। तो इसका बी पॉइंट है बायोटिक रिसोर्सेज। ठीक है, बायोटिक रिसोर्सेज को हम लोग देखते हैं। अगर आप लोग बायोटिक रिसोर्सेज को देखोगे, आपने रॉक्स देखी हैं बच्चों, सब पहाड़ के बच्चे हैं, रॉक्स देखी होंगी, चट्टाने जिनको हम लोग कहते हैं। आपने मेटल देखा होगा, जो हमारे आपके मेटल्स होते हैं, कहीं भी आपने कोई भी किसी प्रकार का लोहा के से कुछ आपके बने सामान हैं, उनको आप मेटल के रूप में समझ सकते हैं। जल तो आपने देखा ही होगा, क्या कहते हैं जल को, वाटर कहते हैं हम लोग। सोयल यानी कि जो आपकी मृदा है, और जो भी आपके खनिज हैं, क्या है, खनिज, जो आपके मिनरल है, उनको भी हम क्या लेते हैं, आपका ध्यान रखना, बायोटिक जो आपका रिसोर्सेज हैं, इसके अंतर्गत हम लोग काउंट करते हैं। ठीक, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ध्यान देना है आपको, द रिसोर्सेज which are composed for non-living thing, living things, and do not contain life are called abiotic resources। यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जो कंपोज हैं नॉन लिविंग थिंग है, यानी कि जो आपका निर्जीव हैं, और डू नॉट कंटेन लाइफ, जो आपका जीवन को नहीं रखते हैं, द आर कॉल्ड अबायोटिक रिसोर्सेज। तो इस तरह से आप इसको डेफिनेशन करके आप लिख सकते हैं। लिख लीजिए इसको, फिर हम लोग सीधा आगे बढ़ेंगे। और इसी में जो इसका दूसरा जो आपका पार्ट है, आपको पता होना चाहिए, द बेसिस ऑफ एक्सेसिबिलिटी, इसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो बायोटिक जो आपका रिसोर्सेज हैं, इनको आपका देख लीजिए। बस बच्चों, थोड़ी सी राइटिंग मेरी अच्छी नहीं है, क्योंकि अगर मैंने जब छोटा था, अगर मैं उस समय आपके राइटिंग पे ध्यान दिया होता तो शायद बहुत अच्छी हो जाती। मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चों की राइटिंग बड़ी सुंदर है, और परीक्षाओं में राइटिंग का भी बड़ा आपका महत्व रहता है, और खास करके लड़कियों की राइटिंग बड़ी अच्छी होती है इस मामले में, क्योंकि वो बहुत ध्यान देती हैं अपनी राइटिंग पर। आप लोग राइटिंग भी अच्छी रखें, क्योंकि ये ऐसी एज है, अगर आप लोग जिन चीजों को जितना हैबिचुअल बना लोगे, उतना वो आपको काम आएंगे आगे। अगर आप ये सोच के छोड़ दोगे कि हम लोग आगे कर लेंगे, फिर तो बड़ी दिक्कत होने वाली। ठीक है, हुआ बच्चों सबका? चलिए आगे बढ़ जाते हैं इसी बात पर। तो हम लोग दूसरे को लेते हैं, क्लियर है? ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिबिलिटी, यानी कि समाप्तता के आधार पर संसाधन। अब देखिए, इसमें भी आपका दो प्रकार है, अगर आप इसका भी देखो तो इसमें भी दो प्रकार है। एक है रिन्यूअर,
रिन्यूएबल रिसोर्सेज। दूसरा है आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। आप इनको सिंपल समझ सकते हो, ऐसा रिसोर्सेज जिनको हम आपका पुनः पूरित कर सकते हैं, यानी कि एक बार आप उनका प्रयोग कर लो, दोबारा उनको रिचार्ज कर सकते हैं, ऐसे समझ लीजिए। और रिन्यूएबल में हम लोग आप साफ देख सकते हैं कि जिन्हें एक बार हमने प्रयोग कर लिया, दोबारा हम लोग उनका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं? आर रिन्यूएबल आपका रिसोर्सेज हम लोग आपका इनको बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहला हम लोग इसमें लेते हैं और इसी पर हम लोग आपका बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, रिन्यूएबल क्या होता है। आप कहते हैं ना कि हमने किसी चीज को आपका रिन्यू कर दिया है, तो रिन्यू का मतलब दोबारा से हमने उसका आपका प्रयोग कर सकते हैं, हमने इस लायक उसको कर दिया है। जैसे आप समझ सकते हैं जो आपका सोलर एनर्जी है, क्या है? सोलर एनर्जी है। आप इसको देखिए, सोलर एनर्जी को एक बार जब आपका सोलर एनर्जी आपको मिलती है सोलर पैनल में, तो हम उसको स्टोर कर कर हम बैटरी के रूप में सेव करते हैं, आप लोग फिजिक्स में पढ़ोगे। फिर उसको दोबारा हम लोग आपका रिचार्ज कर सकते हैं ना सोलर एनर्जी से, ठीक है। ऐसा ही है आपका विंड एनर्जी। विंड एनर्जी भी तो ऐसा ही है, ठीक है। और एक और है जिसको कहते हैं थर्मल। थर्मल थर्मल एनर्जी। एक है बायोमास। बायोगैस मत समझना बच्चों, बायोमास है। ठीक, अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो द रिसोर्सेज which can be renewed or reproduced by फिजिकली, यानी कि चाहे भौतिक रूप से हो आपका, केमिकली, एंड मैकेनिकली, चाहे वो आपका तकनीकी रूप से रिचार्ज हो, जिसका प्रोसेस है आर कोल्ड, कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। क्या कहते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज। लिख लें आप इसको। देखिए, फिर भी मैं, अगर आपको हिंदी में इसका डेफिनेशन चाहिए तो मैं आपको बता सकता हूं, वे संसाधन जिन्हें पुनः पूरित
किया जा सकता है, जो कभी खत्म नहीं होते। क्या कर सकते हैं? जिन्हें हम आपका पुनः पूरित यानी कि रिन्यूड कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। लिखा है ना हमने, क्या कर सकते हैं? ठीक, जिनको हम क्या कर सकते हैं? आपका पुनः उत्पादित किया जा सकता है, और जो आपका कभी खत्म नहीं होते हैं। ठीक, वे क्या है? आपका रिन्यूएबल आपका रिसोर्सेज है। एग्जाम्पल के रूप में आप लिख सकते हो, सोलर एनर्जी है आपका, विंड एनर्जी है आपका, थर्मल एनर्जी है, बायोमास एनर्जी है, ये सब इसमें है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ये सब इसमें है। हो गया? चलिए, ये तो नहीं लिखना, इसका छूट गया था एक बार। चलिए आगे बढ़ जाते हैं फिर इसी बात पे। अगला देखते हैं, और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, और नॉन रिन्यूएबल आपका रिसोर्सेज में एग्जाम्पल के रूप में आप लिख सकते हो कोल। कोल समझते हो? कोयला। आप मुझे बताइए, अगर आपने एक बार कोयले को यूज कर लिया, क्या दोबारा उसको प्रयोग कर सकते हो? वो तो खत्म हो जाएगा। ऐसा ही अगला एग्जाम्पल है पेट्रोलियम। अगर आपने एक बार पेट्रोल को यूज कर लिया, क्या दोबारा यूज कर पाओगे? नहीं ना। अगला है नेचुरल गैस को। अगर आपने एक बार नेचुरल गैस को यूज कर लिया, क्या आप दोबारा यूज कर पाओगे? बताइए। अगर आप एक बार सीएनजी को यूज कर लेते हैं, या जो आपके घर में गैस सिलेंडर यूज होता है, आप उसको दोबारा चेंज कर पाओगे? आप उसको पुनः पूरित कर पाओगे? नहीं कर सकते। ऐसा ही है आपका मेटल। क्या है? मेटल। और ऐसा ही है न्यूक्लियर। ये सब क्या है? आपका नॉन आपका रिन्यूएबल रिसोर्सेस है। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें, द रिसोर्सेस that can be that एक मिनट, नोट पहले आएगा कैसे? नॉट बी renewed or reproduce immediately, यानी कि जिनको हम आपका तुरंत आपका पूरित नहीं कर सकते, once there they are exused they takes million, ये कह सकते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स
years to regenerate, यानी कि जिनको पुनः पूरित करने में हजारों वर्ष लग जाते हैं, आर कोल्ड, वे कहलाते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। क्या कहलाते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाते हैं। इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो क्लियर होना चाहिए, नॉन रिन्यूएबल जो आपके रिसोर्सेज होते हैं इनको बोलते हैं अनवीकरणीय संसाधन, यानी कि वे संसाधन जिनका एक बार हम लोग प्रयोग कर लें उनको पुनः आपका पूरित नहीं किया जा सकता। अगर करेंगे भी तो उन्हें बनने में, यानी कि बनने में उसे लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। एग्जाम्पल के रूप पे आप समझ सकते हैं कि जो आपका पेट्रोलियम है, क्या है आपका? पेट्रोलियम है। इसको बनने में क्या एक दिन में आपका पेट्रोल बन जाता है? आप पेट्रोल का प्रोसेस को समझेंगे तो आपको समझ आएगा कि नहीं बनेगा। नेचुरल गैसेज है, एकदम नहीं बनते। खनिज हैं, एकदम नहीं बनते। कोल है, एकदम नहीं बनता। इन्हें नेचर के अंदर, आपका पृथ्वी के अंदर बनने में हजारों करोड़ों वर्ष लगते हैं, लाखों वर्ष लगते हैं। तब कहीं जाकर हमको क्या होती है? गैस पेट्रोलियम प्राप्त होता है। और इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, हमारी सरकार, हम लोग क्या कहते हैं कि हमको इन रिसोर्सेज का बहुत ही सावधानी पूर्वक हमको इनका प्रयोग करना चाहिए। अनाधुन तरीके से हम इनका प्रयोग ना करें, ताकि भविष्य में हमें कुछ ऐसी दिक्कत हो जाए या हमको इसका सामना करना पड़े। क्लियर है? तो क्या लगते हैं? ईयर्स टू, आप इसको ध्यान रखें, रीजनरेट आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी कि जिन रिसोर्सेज को बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, हम उनको क्या कहते हैं? आपका नॉन आपका रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। क्लियर हो गया? चलिए इसको देख लीजिए। तो अभी तक हम लोग दो टाइप किए, अब इसमें तीसरे को देखेंगे हम, जो उसका तीसरा टाइप है उसको कंप्लीट करेंगे। और जो आपका तीसरा टाइप हम लोग पढ़ेंगे, थर्ड में आपको पता होना चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी कि ओनर का मतलब है स्वामित्व के आधार पर। किसके आधार पर? स्वामित्व के आधार पर। क्लियर है कि अगर कोई रिसोर्सेज है तो आपका किसी का निजी है, यानी कि प्राइवेट है, या आप कह सकते हैं, या फिर वो आपका सबका है, यानी कि पब्लिकली है, या फिर और कोई तरीका है। तो देखिए ये भी चार प्रकार का है। तो सबसे पहले प्रकार में आप देखेंगे इंडिविजुअल रिसोर्सेज। इंडिविजुअल रिसोर्सेज। दूसरा आप देखेंगे इसके कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब समझते हैं आप लोग? समुदाय, जिसपे सबका अधिकार होता है। ऑन रिसोर्सेज। तीसरा है नेशनल रिसोर्सेज। चौथा है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। ऐसा है इंटरनेशनल रिसोर्सेज।
यानी कि अंतरराष्ट्रीय रिसोर्सेज। इंडिविजुअल किसी एक व्यक्ति का, कम्युनिटी मतलब जो आपका समुदाय है सबका, ठीक। नेशनल मतलब आपका राष्ट्र का, इंटरनेशनल मतलब अंतरराष्ट्रीय का। क्लियर है? तो चार हैं स्वामित्व के आधार पर। लिख लिया? चलिए, इसमें अगर हम लोग सबसे पहले की बात करें तो सबसे पहला आपको क्लियर होना चाहिए जो है क्या आपका इंडिविजुअल रिसोर्सेज। इंडिविजुअल रिसोर्सेज। अब इंडिविजुअल रिसोर्सेज में मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसकी कुछ वो अपनी प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, और इस प्रॉपर्टी को आप क्या कह सकते हैं? प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्राइवेट का मतलब है जैसे कि मान लीजिए आप हैं, आपका घर है, ठीक है, और ये जो आपका घर होगा, ये जो आपका घर है, ये घर क्या है? वो आपका प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तो यही आपका प्राइवेट प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कह सकते हैं कि यही आपका प्राइवेट जो आपकी प्रॉपर्टी है, ये कैसा है? आपका इंडिविजुअल आपका रिसोर्सेज है, ठीक। तो ये आपको पता होना चाहिए। इस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं कि इंडिविजुअल, ठीक। अगर आपके पास कोई मकान दुकान है तो वो क्या है? आपके इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी इंडिविजुअल आपका प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट उसको एक्वायर कर सकती है। एक्वायर इन द सेंस उसको अधिग्रहण कर सकती है, अधिग्रहित। और ये करने का अधिकार किसके पास है? तो हमारी जो गवर्नमेंट है उसके पास है। अगर गवर्नमेंट कोई भी जमीन को एक्वायर करती है तो एक फेयर कंपनसेशन देती है। कंपनसेशन का मतलब है आपका मुआवजा आपका प्रोवाइड कराती है। आपने देखा होगा जब भी कोई आपका रोड बनती है, नेशनल हाईवे बनता है, या कोई भी सरकार जमीन आपके रोड के किनारे हायर करती है, उसको एक्वायर करती है, तो वहां लोगों को 5 गुना 4 गुना आपका 3 गुना मुआवजा देती है। क्लियर है? और आपको पता होना चाहिए कि देश में के अंदर जो भी कुछ भी है, चाहे वो कम्युनिटी का हो, चाहे किसी इंडिविजुअल का हो, सरकार उसको एक्वायर कर सकती है लोगों के वेलफेयर के लिए। क्लियर है? तो इस तरह से आप करें, याद रखें। क्लियर है? तो आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। जितनी मेरी कोशिश है हम लोग करेंगे। बस देखिए बच्चों, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्कुल नहीं गिराना है, बहुत अच्छे से अपनी मेहनत करना है, निरंतर अपने आप पर विश्वास बनाकर रखिए, और रोज के 5 क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करिए। मैं 100 आपको डेफिनेट कहता हूं कि 100% आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली है नहीं। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।